हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपांशु खन्ना और आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो टॉपिक है कॉलेज प्लेसमेंट। तो यार 2 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पे एक पोल डाला था कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट पे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था वहाँ पे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट पे एक वीडियो बना सकता हूँ। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो टाइम है, सबको पता है कि 4th ईयर के जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उनकी प्लेसमेंट लगभग हो चुकी होगी सबकी, या फिर किसी की हो सकता है ना भी हुई हो। किसी का 5 लाख का पैकेज लगा होगा, किसी का 10 का, किसी का 20 का, किसी का 30 का और किसी का 40 का भी हो सकता है, या फिर किसी की आउट ऑफ इंडिया अगर प्लेसमेंट हुई है तो हो सकता है उसका करोड़्स में भी पैकेज हो। तो यार फ़र्क कहाँ पे है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी का अगर 5 लाख लगा है और किसी का अगर 50 लाख लगा है तो उन दोनों ने सेम ही मेहनत करी होगी, या फिर उन दोनों ने बिल्कुल सेम ही चीज़ें पढ़ी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, कहीं तो फ़र्क होगा। तो यार आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वो उनकी स्ट्रगल पे करने वाले हैं, ना कि उनके अचीवमेंट पे। अचीवमेंट की बातें सब करते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट को पाने के लिए जो उसने स्ट्रगल की होगी, वो स्ट्रगल कैसे अलग है एक उस बच्चे से जिसका पैकेज 5 लाख लगा और जिसका 50 लाख लगा। कुछ तो फ़र्क होगा। हमें राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालने होंगे, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अचीवमेंट तभी मिलेगी जब हम कुछ राइट डायरेक्शन में कुछ करेंगे, वरना सबको अचीवमेंट मिलती है, स्ट्रगल सब करते हैं। तो यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि अभी तक जो भी अचीव नहीं कर पाया, जो वो करना चाहता था, उसको अपनी लाइफ का 1 साल 1 ईयर उसको डेडिकेटेड देना होगा। अगर उसने नहीं दिया अभी तक, तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमें वो जो स्ट्रगल का जो फेज़ है ना, उसमें हमें करना क्या क्या है। हमें क्या करना है कि हम लोग एक अच्छा पैकेज मार्केट में अचीव कर पाएँ, और वो कैसे करने वाला हूँ। मैंने 4 फेजेस में कुछ एक डिविजन्स बनाए हैं 4 फेजेस के, और आपको एक एक फेज करके एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा 4 फेजेस मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। पहला लर्न है, दूसरा प्रैक्टिस है, तीसरा अप्लाई और चौथा क्रैक। तो इन सारे फेजेस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इन फेजेस को कंप्लीट करना है, और एट द एंड आपका जब ये पूरा 4 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कैसे एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले फेज से, जो कि है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में जो मैंने डिवीजन किया है, पहला है हमारा जावा, C++ एंड पाइथन। तो यार जावा, C++ और पाइथन में से आपको करना क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। रिकमेंडेशन क्या है, जावा एंड C++। पाइथन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पाइथन में आपका रिटन एग्ज़ाम जब होता है या फिर आपका कोडिंग राउंड होता है, पाइथन में बहुत माइनर स्टूडेंट्स देते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जावा और C++ में ही देते हैं। तो जावा और C++ में से जिसका भी आपका ज़्यादा कमांड है जिस लैंग्वेज पे, उस लैंग्वेज को आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। एक लैंग्वेज को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे आपके, अगर आप बहुत भी अच्छे से करते हो। मैंने खुद 2 महीने में किया था। तो आपको क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है। ये लैंग्वेज सीखने के बाद उसको क्या करना है, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद एल्गोरिथम्स अच्छे से करनी है। उसके बाद उसको कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और DBMS हो गया। ये 3-4 सब्जेक्ट्स, कंपाइलर डिज़ाइन भी एक सब्जेक्ट है जो आपको एक थ्योरेटिकल लेवल पे, या फिर मैं बोलूँ एक बेसिक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है आपसे। तो लर्निंग फेज़ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है ऑलरेडी कि ये सब करना है हमने। लेकिन अब जो मेन हमारा जो फेज़ है वो है प्रैक्टिस फेज़। सीख लिया हमने, लेकिन अब प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, तो उसको देखते हैं कैसे करनी है। प्रैक्टिस फेज़ में अगर मैं देखूं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस फेज़ में हमने जो लैंग्वेज डिसाइड करी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोडिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करना है। अगर मैं कहूँ मैंने जावा सीखा है तो मुझे जावा में अच्छे से कोड करना आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ मुझे C++ सीखी है मैंने, तो मुझे C++ में अच्छे से कोड करना आना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जब मैं लैंग्वेज कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा है डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन इन दैट लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करी थी। अगर मैंने जावा सेलेक्ट करी है तो मुझे ट्रीज़, मुझे ग्राफ, मुझे सब बनाना आना चाहिए जावा में। अगर मैंने C++ करी है तो मुझे ट्री का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए C++ में। अब डेटा स्ट्रक्चर में आपको करना क्या क्या है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं या तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में कोई PDF बना के डाल दूंगा कि ये करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हैकर रैंक पे जा सकते हो। हैकर रैंक एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें एक आपका फीचर होता है प्रैक्टिस का। अगर आप लर्न प्रैक्टिस करके कुछ होता है, अगर आप उसमें जाओगे तो आपको दिखेगा कि डेटा स्ट्रक्चर एक आपको टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूरा आपको बताएगा कि ये चीज़ें आपको करनी है। तो उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आप क्या करना, वो टॉपिक्स देखना वहाँ से और एक एक करके उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना धीरे धीरे, और ट्राई करना कि जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया था उसी लैंग्वेज में आप उसको इम्प्लीमेंट भी करो। तो टॉपिक्स हमें मिल गए, टॉपिक्स मिल गए। अब पढ़ना कहाँ से है, यूट्यूब पे आपको ढेरों क्रिएटर्स मिलेंगे, ढेरों एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आपको जो पसंद आए, जिसका पसंद आए, जैसा पसंद आए वैसा पढ़ो। या फिर आप क्या कर सकते हो, टॉपिक्स देखो, और गीक्स फॉर गीक्स एक साइट है, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, टॉपिक देखो, सर्च करो और उसके बारे में पढ़ो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको वहाँ ना मिले, मैं गारंटी देता हूँ। तो आपको क्या करना है, हैकर रैंक से आपको टॉपिक्स देखने हैं या फिर कहीं से भी टॉपिक्स देखने हैं, एक एक टॉपिक करके सर्च करना है, उसको सीखना है, उसका थ्योरी पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी चूज़न लैंग्वेज में, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ करी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा गीक्स फॉर गीक्स हो गया, हैकर रैंक हो गया, अब आ गया आपका हैकर अर्थ। अब मान लो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स की पूरी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपको सब इम्प्लीमेंट करना आ गया। अब टाइम है आपका रियल लाइफ से रिलेटेड या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हैकर अर्थ पे जा सकते हो। हैकर अर्थ एक ऐसा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो या चैलेंजेस को दे सकते हो, या फिर कोडशेफ पे जा सकते हो, कोड फोर्सेस पे जा सकते हो, बहुत सारे हैं अलग अलग, आपको जो पसंद हो आप उस पे जाना। पहले सारे ट्राई कर लेना ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद जो आपको पसंद आए आप सिर्फ उसी पे रहना, और उसके सारे जितने भी चैलेंजेस, कोडशेफ पे आपका मंथली चैलेंज आता है, बहुत सही होता है, उसको ट्राई करना, या फिर आपके जो पहले से आपके कोडिंग राउंड्स या फिर कोडिंग चैलेंजेस होते हैं वो ट्राई करना सॉल्व करने का। स्टार्टिंग में नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे उसको ट्राई करते रहना। प्रॉब्लम्स अगर नहीं सॉल्व होती उसका सॉल्यूशंस देखना, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, हमें करते रहना है जब तक हमारे से हो ना जाए। तो ये तो रहा हमारा सेकंड फेज़ का कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और डेटा स्ट्रक्चर में अगर मैं एक ब्रीफ में बताऊं कि हमें क्या क्या करना है, तो हमें सबसे पहले उसमें आपका लिंक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, आप स्टोरेज क्लासेस पढ़ सकते हो, उसके बाद आप ट्रीज़ पढ़ सकते हो, ग्राफ पढ़ सकते हो, हैशिंग टेक्निक्स पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एल्गोरिथम्स की बात करूं अगर मैं, तो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा ज़्यादा एक टाइम देना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का बहुत यूज़ होगा अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आपका सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, आपकी सर्चिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हमें ये सब चीज़ें समझनी होंगी, और ये सब चीज़ें हमें टिप्स पे होनी चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन इनका आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो यार प्रैक्टिस के बाद अगर मैं थर्ड फेज़ की बात करता हूँ तो थर्ड फेज़ है हमारा अप्लाई। ये जो फेज़ है ये एक टियर 3 और टियर 4 के कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। टियर 1 कॉलेज के लिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट फेज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि उनके कॉलेज में ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज़ आ रही होंगी या आएंगी, तो उनको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कंपनीज़ में अप्लाई करना है। हाँ, ज़रूर ये होगा कि अगर किसी कॉलेज में मान लो गूगल नहीं आती तो वो गूगल को ऑफ कैंपस ट्राई कर सकता है, लेकिन मोस्टली कोई अच्छा कॉलेज होगा तो वहाँ कंपनीज़ आएंगी। लेकिन एक अगर मैं बात करूँ एक टियर 3 कॉलेज की या टियर 4 कॉलेज की, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी कंपनीज़ आएंगी। वो रीज़न अलग है, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा कि क्यों नहीं आएंगी, कैसे नहीं आएंगी। अभी जो हमने मेन फोकस अपना रखना है कि हमें अप्लाई कैसे करना है, कि अगर हमारे कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आ रही तो हमें खुद से कैसे अप्लाई करना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन आपका जैसे होता है ना, फेसबुक होता है आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, आप लोगों से बात करने के लिए, ऐसे लिंक्डइन आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट आप बोल सकते हो, जिसमें आप सिर्फ उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ आपके काम करेंगे या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको सबसे पहले एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने कनेक्शंस को बढ़ाना है। आपको कनेक्शंस बढ़ाने हैं इन द सेंस आपको रिक्वेस्ट भेजनी है मल्टीपल लोगों को जो आपके डोमेन के हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एक कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बैकएंड में है, तो आप बैकएंड के जितने लोग हैं उनको कनेक्शंस भेज सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड में हो तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो फ्रंट एंड में अपना करियर बना चुके हैं। या फिर अब मैं बात करूँ मशीन लर्निंग की, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप कर चुके हों या फिर 1-2 साल उनको हो चुके हों। या फिर एक्सपीरियंस लोगों को भी ढूंढ सकते हो। मैं एक्सपीरियंस लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 2 और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों को। क्योंकि यार होता ही है कि अब आप किसी 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे को अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को आपसे बात करनी है, तो हो सकता है उसके पास टाइम ना हो आपसे बात करने का, या फिर वो सोचे कि आपसे बात करके उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आजकल लोग फ़ायदा नुकसान बहुत देखते हैं। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको रेफरल्स ढूंढने। रेफरल्स एक ऐसी चीज़ है जो ऑफ कैंपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरल्स का क्या मतलब होता है कि मान लो कि आपका एक फ्रेंड एक कंपनी में काम करता है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि यार मुझे रेफ़र कर दे। तो हर कंपनी में क्या होता है, इंटरनल जब भी कोई नई जॉब निकलती है तो पोस्टिंग के साथ साथ उनको बताया जाता है कि यार अगर आप इस इतने क्वालिफाइड बंदे को लेके आओगे तो हम आपको इतने 1000 रुपये देंगे या कुछ भी। फ्रेशर्स के लिए मैं ये बात नहीं बोलूँगा क्योंकि फ्रेशर्स के लिए इंटर्न्स लेवल पे ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं होता भी है और मैक्सिमम केसेस में आपको नहीं मिलेगा रेफरल्स पे पैसा। तो आपको वैसे ही उनको अप्रोच करके बताना होगा कि यार आप इंटरेस्टेड हो इस इंटर्नशिप के लिए, या फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉय आपको यहाँ पे काम करना है, तो आपकी वो हेल्प करेंगे। और हेल्प कैसे करेंगे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। आपको जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करो। 100 लोगों को करो, 200 लोगों को करो, 300 लोगों को करो। एक दिन में नहीं हो पाएगा, डेली के 25-25 लोगों को अप्रोच करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर 25 में से भी एक बंदे ने आपको रिप्लाई दिया, तो अगर आप 100 बंदों को कर रहे हो तो आपको 4 का रिप्लाई आएगा। 4 रेफरल्स अगर आपको मिल गए तो यार बहुत ज़्यादा है 4 रेफरल। 4 जगह पे इंटरव्यू तो दे के आओ पहले। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर करोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। यार कोई कंपनी के बारे में जब बात करते हो तो उसको आप ग्लासडोर पे सर्च कर सकते हो। आपको क्या पता चलेगा, जैसे फेमस कंपनीज़ जो हैं जो आपको पता है उसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो हमने सुनी नहीं होती। कॉलेज लेवल पे हमें इतना पता नहीं होता, हमने सुनी नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी को सर्च करो ग्लासडोर पे। और ग्लासडोर भी एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको कंपनीज़ के रिव्यूज़ वगैरह आपको मिलेंगे और आपको इंटरव्यू की, आपको लोगों के, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको लोगों के रिव्यूज़ मिलते हैं वहाँ पे, उनका इंटरव्यू कैसा गया, क्या क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछे। तो इन सब चीज़ों को आपको अगर पढ़ना है तो आप ग्लासडोर पे जाके कंपनी को सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, उन कहीं पे राइट डाउन करके आप रख सकते हो और उसको फिर आप बाद में रेफ़र कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ये जस्ट एक ऑप्शनल एक स्टेप है, अगर आप करते हो तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके बाद यार कवर लेटर। कवर लेटर क्या चीज़ है, कवर लेटर कुछ कंपनीज़ मांगती हैं आपसे, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेशन मांगती है या फिर आपका मॉर्गन स्टैनली मांगती है। ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो आपका कवर लेटर मांगती हैं। तो आपको कवर लेटर भी एक अपना लिख के तैयार रख लो। कवर लेटर में कुछ नहीं करना होता। कवर लेटर में आपको बताना होता है कि आप इस कंपनी में काम करने लायक हो, आप इन चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आपको यहाँ काम करने में इंटरेस्ट है, अगर आप मुझे हायर करोगे तो मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल हूँगा। सो इसके बाद जब आपका ये सब काम हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे एक होता है अलर्ट्स का ऑप्शन। आपको लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन में जब आपकी अपनी प्रोफाइल खोलोगे, आप उस प्रोफाइल में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगा एक रिक्रूटर्स के लिए एक ऑप्शन होता है, ओनली फॉर रिक्रूटर्स।
उसमें जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी जॉब का टाइटल डालना है। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, या फिर मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जिसके लिए इंटरेस्टेड हो, वो आप जाके वहाँ पे सर्च टैब में आप डालना। उसके बाद आपको लोकेशंस, वहाँ कुछ लोकेशंस डालनी होगी। तो लोकेशन जैसे आप दिल्ली एनसीआर डाल देना, वहाँ पे आप पुणे डाल देना, मुंबई डाल देना, आप हैदराबाद डाल देना, बेंगलोर डाल देना, चेन्नई डाल देना। ऐसे जितने भी आपके पॉपुलर सिटीज़ या आपकी स्टेट्स हैं, आप उनको वहाँ मेंशन करना। उसके बाद आप वहाँ पे ये मेंशन करना कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पर्टिकुलर आपको जॉब चाहिए। तो क्या होगा, लिंक्डइन ना जैसे ही कोई उस डेजिग्नेशन का, उस एक्सपीरियंस का कोई जॉब पोस्ट करेगा, आपको उसी टाइम अलर्ट आएगा लिंक्डइन का। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको जैसे ही अलर्ट आएगा आप उसी टाइम अप्लाई कर सकते हो, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसी टाइम अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, आप अर्ली एप्लीकेंट में एलिजिबल हो जाओगे। होता क्या है, जब कोई रिक्रूटर जब कोई जॉब पोस्ट करता है तो वो क्या देखता है कि सबसे पहले किसने अप्लाई किया। मान लो किसी कंपनी में 200 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत रेयर ही होती हैं। मान लो 10 वैकेंसीज़ हैं, तो क्या होता है कि कई बार रिक्रूटर बोलता है कि मैं 1000 लोगों का इंटरव्यू लूँगा। तो पहले 1000 लोगों को वो बुला लेगा या फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कर देगा, और बाद में जितने भी आपके बचेंगे उनको कंसिडर नहीं करता। या फिर मान लो कि आपका कोई क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उसमें आपके 2000 लोग आ रहे हैं उस क्राइटेरिया के सिलेक्शन में। उसके बाद वो चाहता है कि मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाने के बाद भी फ़िल्टर करूं 1000 लोगों को। तो फिर वो क्या कर सकता है, अर्ली एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दे सकता है। तो ये बेटर रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके जॉब पोस्ट होने के बाद अप्लाई करो, ये आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या करना है, आपको जितना फ्रिक्वेंटली आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको रिक्रूटर्स अप्रोच करेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हो ना किसी कंपनी के लिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको उस कंपनी से कॉल आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको कनेक्शंस बनाने हैं, रेफरल्स ढूंढने हैं, अप्रोच करना है कनेक्शंस को। उसके बाद आपको ग्लासडोर पे सर्च, ये ऑप्शनल है, इसको अभी हम साइड कर देते हैं। उसके बाद आपको लिंक्डइन अलर्ट्स को सेटअप करना है। एज अर्ली पॉसिबल आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना है। सो ये रहा हमारा अप्लाई का पूरा। तो ये अप्लाई का जो काम है ना, ये इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, पर ये टाइम टेकिंग है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे दिन बैठ के आपको अप्लाई करते रहना। आप ऐसे कर सकते हो कि आप कुछ अल्टरनेट डेज पे, या फिर आप वीक में 2 बार आप अप्लाई करो, ऐसे कर सकते हो। या फिर रात को 1 घंटा लगा लो, या 30 मिनट आप रख दो कि मैं इन 30 मिनट में मैं अप्लाई करूँगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर देखता हूँ तो नेक्स्ट हमारा है क्रैक। तो इसके बाद जो 4th फेज़ है, हमारा लास्ट फेज़ है 4th फेज़, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारा रिज़ल्ट का टाइम है ना। रिज़ल्ट का टाइम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रैक फेज़ में हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो आपने अप्लाई किया किसी कंपनी में, आपको वहाँ से कॉल आ गया इंटरव्यू का। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके जॉब प्रोफाइल को पढ़ना है। जॉब प्रोफाइल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल जो होगी आपको बताएगी कि आप किसके लिए आपको हायर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जब अमेज़ॉन में इंटरव्यू दिया था तो मुझे एक लंबा चौड़ा जॉब प्रोफाइल का 2 पेज का PDF कह लो आप, वो मिला था। उसमें यार डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि इस जॉब के लिए हमें एप्लीकेंट में ये क्वालिटीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ था कि हमें एक हाई स्केलेबिलिटी वाला डेवलपर चाहिए जो हाई स्केलेबल एप्लीकेशंस पे काम कर सके, और हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे काम करना है, तो हमें अपने कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की नॉलेज चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी जो कि आपको पढ़नी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके बाद आपको कंपनी बैकग्राउंड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ तो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कैसा है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन तो सबको पता है कि क्या करती है, लेकिन कई बार क्या होता है हम ऐसी कंपनी में जाते हैं जिसका हमने नाम ज़्यादा नहीं सुना होता। तो हमें ज़रूरी है कि हम उस कंपनी का बैकग्राउंड थोड़ा सा रीड करें उसकी वेबसाइट पर जाके, कि वो कंपनी बनाती क्या है, वो कंपनी करती क्या है, वो सर्विसेज किस चीज़ की देती है। ये बेनिफिशियल रहेगा आपका फाइनल राउंड्स में। जब आप फाइनल राउंड्स दे रहे होगे तो वो बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करनी है सारी थ्योरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको एक बार रिवाइज करना है। होता क्या है, जब हम बहुत टाइम से इन चीज़ों को
पढ़ के रखा होता है ना, तो हमें उस टाइम याद नहीं रहती। तो आपको इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक तो पहले बताया था कि आप ग्लासडोर पे जाके उसका इंटरव्यू सेक्शंस कुछ होता है, वहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाके आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के सेट होते हैं वहाँ पर हर कंपनी के, या फिर जितनी भी अच्छी आपकी MNCs या जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसका आपको पक्का वहाँ पे कोई ना कोई इंटरव्यू सेट मिलेगा। तो यार कोशिश करो कि जब आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी होगी, तो आप उससे पहले जो आपको टाइम मिले आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सेट उठाओ पूरा, उसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके जितने भी एक्सप्लेन करने की क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेन करो खुद को शीशे के सामने रख के, लेकिन उसको करो ज़रूर। उसके बाद आपको एक साइट आप यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू बिट, जिसके ऊपर आपको एक मॉक एनवायरनमेंट टाइप मिल जाएगा इंटरव्यू से पहले कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको पजल्स थोड़ी करनी पड़ेंगी। अगेन गीक्स फॉर गीक्स पे आपको बहुत सारी पजल्स मिल जाएंगी। आपको पजल्स को इसलिए करना है क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ के जो राउंड्स होते हैं ना, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, आपको उसमें पजल्स पूछी जाती हैं। सो पजल्स इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप कुछ पजल्स को सॉल्व करो, उससे आपका ब्रेन थोड़ा शार्प होगा, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे और कुछ। उसके बाद आपको MCQs आपकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपसे पूछा जाएगा। कोडिंग की प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करो, जितना टाइम लगा सकते हो उतना इम्प्लीमेंटेशन पे लगाओ। टाइप करके देखो, उसको एग्जीक्यूट करके देखो, कंपाइल करके देखो, सब कुछ करके देखो, प्रैक्टिस करो। ये सब हमें तब करना है जब हमें इंटरव्यू कॉल आ चुकी है और अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है इंटरव्यू का। तो उस टाइम के दौरान हमें ये सब चीज़ें करनी है। उसके बाद डिज़ाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, इंस्टाग्राम का डिज़ाइन, व्हाट्सएप का डिज़ाइन, टिंडर का डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं, ऊबर का डिज़ाइन। तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी उसकी। सो डिज़ाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, HR क्वेश्चंस। HR क्वेश्चंस हमें सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। HR क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देनी। मैंने खुद आज तक कभी प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन तब भी अगर टाइम मिले तो 2-4 देख लेना यार। 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को। सो गाइस, ये मैंने 4 फेजेस को आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आपको एज फेज़ को आपको हैंडल करना है और कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सो इसके साथ मैं यहाँ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। अगर आप इसको किसी भी एक सिंगल फेज़ को आप डिटेल में चाहते हो या कोई आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको पूछना मेरे से, और मैं हो सकेगा तो कोई वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको कोई लाइव सेशन रख के या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको चीज़ इसमें समझ नहीं आई या फिर किसी भी एक फेज़ के लिए आपको कोई और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है मुझे इस चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए। सो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। टुगेदर वी कैन अचीव एवरीथिंग, और हम सब अचीव करेंगे। किससे करेंगे? हार्ड वर्क करके। सो अभी के लिए यही एंड करता हूँ इस वीडियो को, और हम आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।